हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को ज्ञान दी कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे और इसका हम 2 क्लास लगा चुके हैं। ठीक है, पहला क्लास में हमने क्या समझे थे? इंट्रोडक्शन समझे थे। पहला क्लास में इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले इसके भी जानकारी हमने पहला चैप्टर में ले लिए थे। ठीक है, और प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण भी हमने पहला क्लास में कर लिए थे। ठीक है, और कल के क्लास में हमने क्या किए थे? तो प्रश्नावली 1.1 का सारा के सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज प्रश्नावली 1.2 का मतलब 1.2 का परिचय समझेंगे। ठीक है, कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और हम बता दिए कि वास्तविक संख्या को कितने पार्ट में बांटा हुआ है, तो 2 पार्ट में बांटा हुआ। पहले क्या था? देखो, वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या क्या बोल रहे हैं? वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में बांटा गया था। ठीक है, पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, और क्या था? प्रमेय था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तथा क्या था? प्रमेय भी था। ठीक है, इन दोनों के मात्र से मतलब इन दोनों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड का प्रमेय की मदद से हमने क्या किए थे? प्रश्नावली 1.1 पूरा समाप्त किए थे। प्रश्नावली 1.1 पूरा समाप्त किए थे। ठीक है, समाप्त किए थे उदाहरण क्वेश्चन के साथ पूरा समाप्त हो गया। और दूसरा पार्ट क्या था? अंक गणितीय के आधार पर मैं अंक गणित के आधार प्रमेय था। ठीक है, ये भी एक तरह से प्रमेय है। ठीक है, इसको ज्यादा ये प्रमेय बहुत हल्का है। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय ठीक था ये भी, और ये तो अंक गणित के प्रमेय ये भी बहुत हल्का है। ठीक है, इसमें सिर्फ समझना है इसमें क्या बोल रहा है करने के लिए। ठीक है, और इसके मदद से हमने प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण क्वेश्चन प्लस प्रश्नावली का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली का क्वेश्चन करेंगे, दोनों। समझ में आया? तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अंक गणितीय के आधार पर में क्या होता है, इसमें हमें क्या समझना है। ठीक है, तो समझो। और सबसे पहले तुम लोग को याद होना चाहिए कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो स्वयं और अतिरिक्त भाज्य, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे भाज्य संख्या के बात किया जाए, भाज्य संख्या के बात किया जाए, ये हमने पार्ट 1 की वीडियो में बताए थे। ठीक है, भाज्य संख्या किसे बोलता है? जो स्वयं तथा अतिरिक्त भाज्य हो, स्वयं तथा अतिरिक्त विभाजित हो, उसे कौन सा संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या। विभाजित का मतलब क्या? पूरा कट जाना। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात बोले 4, तो 4 क्या होता है? स्वयं से तो कटता है, यानी खुद से पूरा कट जाएगा। और किससे कटेगा? 1 से भी कट जाएगा। और किससे कटेगा? 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? भाज्य संख्या। और ऐसा भी क्वेश्चन आपसे आएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? 4 है। कितना है? 4 है, यानी स्वयं से कट रहा है और अतिरिक्त भी कट रहा है। ठीक है, अतिरिक्त यानी 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो ये संख्या क्या हो गया? भाज्य संख्या। जैसे हम बोल रहे हैं 6, तो 6 भी भाज्य संख्या, क्योंकि ये 1 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये सारे हो गए। अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो स्वयं से कटना चाहिए, मतलब स्वयं खुद से तो कटना चाहिए। और किससे कटेगा? 1 से। किससे? 1 से पूरा भाज्य होगा, तो ये कैसा संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। कैसा संख्या? अभाज्य संख्या। जैसे मैं बात किया जाए तो यहाँ कितना होगा? 2। और ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। क्या है? 2 है। क्यों? ये स्वयं से कट रहा है और 1 से ही कटता है, और किसी से कटता है? नहीं करता है। तो अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2 और 1 हो गया। ठीक है, और भी हो सकता है, जैसे 5 की बात किया जाए, 5 और स्वयं मतलब स्वयं से और 1 से विभाजित है, तो क्या आ गया? अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, इसमें ये दोनों का प्रमेय, अंक गणितीय का आधार प्रमेय में इसका उपयोग हुआ। ठीक है, तो चलो, आई होप करते हैं दोनों समझ गए होंगे। ऐसे तो हम पहले समझा दिए हैं इसको। चलो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटा दें पहले। गला बैठ गया थोड़ा। चलो देखो, अंक गणितीय के आधार पर मैं क्या बोलता है? पहले क्या बोलता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को कोई भी एक भाज्य संख्या ले ली। क्या आपको मन है? भाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जो स्वयं और अतिरिक्त विभाजित हो उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम भाज्य संख्या क्या ले लिए?
भाज्य संख्या क्या ले लिए, 18 ले लेते, ठीक है। अब सुनो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते, चलो भाई व्यक्त करते हैं। क्या होता है बताओ, पहले 2 से लगाएंगे 9 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे फिर 3 आएगा, ठीक है। चलो व्यक्त कर दिए, यहां तक तो हमने कर दिया। क्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब क्या बोल रहा है, आप आने वाले क्रम या बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम किसी के बिना भी लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 गुना 3 ही लिखना जरूरी है, ऐसे भी लिख सकता है 3 गुना 2 गुना 3, ऐसे भी लिखने का छूट दे दिया हमें, समझ में आया। कौन दे दिया, अंक गणितीय के आधार पर में, बस इतना ही था, इसमें ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। और इसके मदद से आप सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बस इतना ही बोल रहा था क्वेश्चन में। तो चले उदाहरण क्वेश्चन से स्टार्ट करें। ये पूरा समझने क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या को सिर्फ गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया और उसके आने वाला या अवरोही या अवरोही या आरोही क्रम में बिना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिख लिया, ठीक है। और यही बोल रहा था अंक गणितीय के पर। तो अब चलो फाइनली हम प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्नावली का उदाहरण नंबर संख्या 5 है। क्यों, क्योंकि हमने प्रश्नावली 1.1 में 1 से लेकर 4 तक उदाहरण कर लिए थे, ठीक है। इसके आगे यहाँ से 5 से स्टार्ट है और ये संख्या काफी लाजवाब है। ये आए दिन हर साल 2 नंबर में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसमें हम अंक गणितीय आधारभूत का प्रमेय करेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो ये देखो पहले क्वेश्चन क्या बोला, संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन को हम रफ में बता देंगे, ठीक है, ताकि समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो बनाने का तरीका तो हम लोग समझ जाएंगे बाद में, ठीक है। तो क्या बोला, संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए। किस पर, 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, जो 1 से लेकर अनंत तक चलता है उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यानी n का मान हम यहाँ क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, डॉट 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 अनंत तक चल सकता है। इसे हम प्राकृतिक संख्या बोला, ठीक है। तो क्या बोला, संख्या 4 के घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का ऐसा कोई मान है, हमें जांच करने को बोल रहा है कि क्या n का ऐसा कोई मान है, n का ऐसा कोई मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो, ठीक है। मतलब इसमें से ऐसा n का कोई मान है जिसको इसमें रखने पर, यानी 4 के घात n, मतलब n का मान यहाँ कुछ भी रखने पर, तो ये संख्या लास्ट में 0 पर समाप्त होना चाहिए, ठीक है। लास्ट पर क्या होगा, 0 पर समाप्त। अगर ये समझो, अगर ये हम यहाँ 4 की घात 1 लेते हैं तो बताओ किस पर समाप्त हो रहा, 4 पर। 4 की घात n लेते हैं, इस बार 2 लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ लेते हैं 4 के घात n जो है, इस बार हम कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, तो कितना 16। लास्ट में तो 6 पर समाप्त हो रहा है, 0 पर तो नहीं हो रहा है। अब समझो 4 के घात n को हम लेते हैं x के 3 लेते हैं, तो कितना होता है, 64 आता है, शायद 64। तो यहाँ क्या 4 पर समाप्त हो रहा है। समझ में आया। तो हम बता रहा हूं कि n का पावर यहाँ पे आप कुछ भी रखिएगा, या तो 1000 या तो 10 या तो 50 या जितना भी तुमको रखने का मन है रख लो, लेकिन ये 4 की घात n कभी भी लास्ट में 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये तो हम बताएंगे। इससे पहले ये समझ लो कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जो ऐसा कौन सा प्रश्न दिया जाए ताकि ये अंक लास्ट में 0 पर समाप्त हो जाए, ठीक है। एक एग्जांपल में हम देते हैं, जैसे कि यहाँ क्या बोल दिए, एक क्वेश्चन देते हैं 10 के पावर n है, ठीक है। और क्या n का ऐसा कोई मान है जिस पर इसमें रखने पर ये अंक लास्ट में 0 पर समाप्त हो। तो देखो क्या करना है, n का पावर 1 लेते हैं तो क्या आता है, एक का मतलब 10 का पावर 1 है तो 10 से ना आएगा, तो क्या लास्ट में 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं, समाप्त हो रहा है कि ना, बताओ समाप्त हो रहा है कि ना 0 पर, ठीक है, हो रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में रीजन समझो। अब देखो यहाँ अंक गणितीय का प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, समझो। सबसे पहले आपको जांच करने से पहले, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन दिए और इसमें रख कर देखने लगे कि हाँ भाई नहीं आ रहा है तो कहानी खत्म होगी, ठीक है। ऐसे करने से पहले तुमको ये करना है, इन दोनों इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना, किसका, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेना। देखो अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, क्या बोल रहे हैं, 2 और 5 उपस्थित रहेगा तो ही वो संख्या 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। केवल 2 आ जाएगा तो भी नहीं होगा, केवल 5 आ जाएगा तो भी नहीं, दोनों का दोनों आना जरूरी है, ठीक है। देखो अगर हम 4 का यहाँ अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 4 का अभाज्य गुणनखंड में क्या आता है, 2 और 2, तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, 4 का अभाज्य गुणनखंड में
4 का भाज्य गुणनखंड में 2 और 2 आ रहा है, यानी 5 उपस्थित नहीं है। अतः 4 के घात n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जो 0 पर समाप्त होगा। समझ में आया? ऐसा लिख देना, ठीक है। अब देखो इस पे क्यों हो रहा है समाप्त, क्योंकि यहाँ देखो 10 के n था तो 10 के पावर n है, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना है 10, यानी 2 और 5 आ रहा है, यानी 2 और 5 दोनों में मतलब 10 में उपस्थित है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः ये संख्या 4 की घात n पर समाप्त होगा। मतलब ऐसा n का मान है जिस पर ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में क्वेश्चन? अब देखो इस क्वेश्चन को बनाता है कैसे, इसमें बनाने के लिए कुछ नहीं छोटू, सिर्फ लिख देना है। क्या लिख देना? सिर्फ अपने मन से परिभाषा लिख देना, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखो, देखो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती, तो वह संख्या 0 पर 0 यानी 0 पर समाप्त होती, ठीक है, समाप्त होता है, ठीक है। इतना लिख देने के बाद क्या करना है, 4 के घात n देखना, ठीक है, 4 के घात, इसीलिए यहाँ लिखेंगे 4 के घात n। अब देखो इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना है, 4 के घात 2 गुना 2 का, यहाँ क्या समझेगा, 2 के पावर n है, यहाँ भी 2 के पावर मतलब कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो इसमें क्या देखिए, इसमें 5 उपस्थित है नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4 के घात n का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अब 4 के घात अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 अनुपस्थित है। अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जो 4 के घात n को 0 पर समाप्त कर सके। आया समझ में? बस इतना ही लिखना है, ठीक है, बस ये क्वेश्चन इतना ही लिखना है, समझ में आ गया? ऐसा ही बनता, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन इसी प्रकार का सेम डिट्टो प्रश्नावली 1.2 में है, ठीक है, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, दिखा देते हैं। हाँ देखो यहाँ क्या बोला, जांच कीजिए कि क्या संख्या, देखो प्रश्नावली 1.2 का देखो 1.2 का 5वां क्वेश्चन देखो, ठीक है, 5वां क्वेश्चन, क्या जांच कीजिए कि क्या जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है कि नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये हटाना है, यानी 4 की घात 6 के घात n है, ठीक है, और इस पर विचार करना है क्या, और जहां n एक प्राकृतिक संख्या है तो 4 की घात n 0 पर समाप्त होती है कि ना। तो यही परिभाषा लिख देंगे पहले, उसके बाद 4 की घात n का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, 2 और क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसमें 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 अनुपस्थित है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 की घात n का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 उपस्थित नहीं है, 5 अनुपस्थित है, अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जो 6 के घात 4 6 के पावर n को 0 पर समाप्त करता हुआ, ठीक है। तो ये देखो प्रश्नावली 1.1 का 1.2 का 5वां क्वेश्चन बन गया और 5वां उदाहरण भी बन गया, ठीक है। आए समझ में? ये ऐसा क्वेश्चन बनाइएगा छोटू सा 2 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन समझाया कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो आया समझ में? तो चलो देखते हैं उदाहरण नंबर, हमने उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8 तीनों ले लिए एक ही साथ।
क्योंकि ये तीनों हल्का है, ठीक है। इसके बाद प्रश्नावली अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, उदाहरण नंबर 6 देखो, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड यानी अंक गणितीय आधार प्रमेय का प्रयोग करने बोल रहा है, ठीक है। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की बात करें अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो तुमको क्या करना है, 6 का पहले, सॉरी ये बोल इससे नहीं दिखेगा तुम लोग को, इससे दिखेगा, ठीक है। तुमको क्या करना है, 6 का अलग से अभाज्य गुणनखंड करना है और 20 का अलग से अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो इसमें किसमें आएगा 2 गुना 3, इसमें कितना आएगा, मतलब 6 का 2 से लगाएंगे 3 ही आएगा, यहाँ कितना आएगा 10, फिर 2 से लगाएंगे 5, ठीक है। और तो लगेगा नहीं, तो यहाँ क्या आया बताओ, 6 बराबर क्या क्या लिखेंगे 2 गुना 3, ठीक है। 20 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुना 5, यही ना आया। और सबसे पहले हमको क्या बोला निकालने के लिए, एचसीएफ, तो एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, जो दोनों में मिलेगा वही हमारा एचसीएफ हुआ, ठीक है। तो दोनों में देखो क्या मिल रहा है, केवल 2 मिल रहा है, केवल 2 मिल रहा है, ऐसे करके घेरा मार देना है तुमको, ठीक है। और कुछ मिल रहा है क्या, और तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो दोनों के बदले क्या लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे, यानी 2 लिखेंगे, दोनों के बदले सिर्फ 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, एचसीएफ हमारा कितना हुआ 2 हो गया, ये तो निकल गया। अब एलसीएम भी बोल रहा है साथ में निकालने, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तो एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम। और एलसीएम से पहले, लिखने से पहले जो मेरा मौस आया है वो इसमें लिख देंगे और गुना का चिन्ह मारेंगे, ठीक है। और क्या क्या इसमें छूटा है वो भी लिख देंगे। तो इसमें क्या छूटा, ऊपर में सिर्फ 3 छूटा है, नीचे क्या छूटा है 2 गुना 5 छूटा है। अब सबको गुना कर दो, 6 6 12 12 5 60, एचसीएफ मेरा 2 आया, एलसीएम कितना आया 60 आया, ठीक है। समझ में आया क्या किया है, बस बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा लाजवाब है, इसमें थोड़ा सूत्र का प्रयोग होगा, क्यों देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी अंकगणितीय आधार प्रमेय के मदद से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सिर्फ एचसीएफ ज्ञात करने बोल रहा है, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ लिखेंगे 96 और 404 लिखें। चलो क्या लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे 4 और 8 यानी 48 आया, फिर 2 बार में लगाएंगे 24, फिर कितना आया 2 बार में 12, फिर कितना आया 2 बार में 6, फिर 2 बार में 3, और लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अब क्या लगाएंगे 2 बार में 201 नहीं 202 आएगा ना, फिर 2 बार में लगाएंगे 200 101 आएगा, ठीक है। और लगेगा क्या, अब नहीं लगेगा, ठीक है। अब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, हमें एचसीएफ बोल रहा निकालने के लिए, तो सबसे पहले लिखेंगे 96 बराबर क्या क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यही ना। और एक 404 बराबर क्या है, तो 2 गुना 101, ठीक है। अब हमारा पहले एचसीएफ हो रहा चर्चा, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो दोनों में मिलेगा वही हमारा एचसीएफ हो गया। तो दोनों में क्या मिल रहा है छोटू, दोनों में 1 2, दोनों के बदले 1 हो, फिर दोनों में 1 हो, फिर दोनों के बदले 1 हो, और कुछ मिल रहा है नहीं, तो हमारा एचसीएफ कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसी में देखो, और फिर मतलब एचसीएफ ज्ञात करने के बाद बोल रहा, ठीक है। और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ क्या बोल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम साथ में निकालिए, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है, एचसीएफ ज्ञात कर लिए, उसके बाद जब भी फिर का ऑप्शन आए कि और फिर यानी उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या करना, एलसीएम ज्ञात करना। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, ये सूत्र याद कर लो, ठीक है। क्या होता है, इसमें दिया है क्या, 2 संख्या का गुणन बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। या तो ऐसे दिया होगा कि 2 पहली संख्या का गुना दूसरे, मतलब पहले, या तो ऐसे लिख देंगे सूत्र, देखो दूसरा, ये तो इस तरह हो गया, हम अपना भाषा से लिखें, किताब के भाषा में ऐसे है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। अब देखो पहली संख्या यहाँ क्या है, पहली संख्या हमें 96 दिया है, कितना दिया है 96, तो यहाँ लिखेंगे 96। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 404 है, 404। और एचसीएफ हम अभी क्या निकाले, 4 निकाले, तो एलसीएम नहीं निकलेगा, बताओ एलसीएम नहीं निकलेगा। अब देखो क्या करेंगे, 4 इधर गुना में इधर करेंगे, क्या आया भागा में आया, यानी डिवीजन में आ गया, ठीक है। तो 4 और क्या होगा एलसीएम, कट रहा है कुछ, क्या कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो छोड़ो, इसको काट देंगे हम कितना बार में, 1 0 1, यानी
101 बार में कट जाएगा। अब 96 गुना 101 करो, 96 गुना 101 हम कर लिए हैं, इसीलिए हम यहाँ लिख देते हैं कितना 96 गुना 101 यानी मतलब क्या है 96 कितना 96 गुना 96 और एलसीएम हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या आया, एलसीएम हमारा क्या आया 96। ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जब भी फिर की बात हो जाए यानी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो 8वां नंबर का क्वेश्चन देखो, संख्या 6 और 72 और 120 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों साथ बोला निकालने थे, यानी ये वाला जो उदाहरण 6 बनाया उदाहरण 8 भी उसी प्रकार बनेगा। ठीक है, तो देखो इसको भी जल्दी बना लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे देखो, इसके लिए हम करेंगे 6 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, बताओ डायरेक्ट कर दे छोटू, कितना आएगा 2 गुना 3 आएगा। ठीक है, 72 वाला क्या आएगा, 72 2 गुना 36 पे 2 लगेगा, फिर क्या आएगा 18 फिर 2 से लगेगा, फिर कितना आएगा 3 गुना 3 आएगा। ठीक है, यानी इतना ही आएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या आएगा 120 कितना बार, 2 बार में लगाएंगे 60, 2 बार में फिर लगाएंगे 30, फिर 2 बार में लगाएंगे 15, फिर 3 बार में लगाएंगे 5 और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यानी एचसीएफ मेरा कितना होगा, एचसीएफ मेरा देखो तीनों मिल रहा और कुछ मिल रहा है नहीं, दोनों में मिल रहेगा उससे मतलब नहीं है, तीनों में मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, एचसीएफ हमारा कितना हो गया 2 हो गया और कुछ मिल रहा है, अरे हाँ रे एक तो और मिल रहा है, देखो यहाँ देखो इसमें भी 3 मिल रहा है, 2 को मिल रहा है कि नहीं, और एक यहाँ मिल रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 6 हो गया। कितना हो गया 6 हो गया। अब एलसीएम निकालने के बाद आ रहा है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जो हमारा मोस है वो लिख देंगे और उसके बाद क्या क्या छूटा है, तो इसमें क्या क्या छूटा है, इसमें तो ऊपर में 6 में देखो कुछ नहीं छूटा है, 72 में छूटा है क्या 2 गुना और 3, 120 में क्या छूटा है 2 गुना 5। ठीक है, सब मिला के गुना करोगे कितना आएगा 360 आएगा, कितना आएगा 360 आएगा। बस इतना ही तुमको करना था। ठीक है, कैसा लगा उदाहरण क्वेश्चन, कैसा करने में लगा। ठीक है, अब हमें अनुमान ऐसा लगा सकता हूं कि आप लोग मतलब प्रश्नावली का क्वेश्चन कुछ कर लेंगे। ठीक है, नहीं हो पाएगा बताओ, हो जाएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है छोटू, इतना इजी है कि मत पूछो। देखो प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एक सेकंड, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि बोल दिया 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया, कौन नहीं कर पाएगा, अंक गणितीय के आधार के प्रमेय की मदद से बताओ कौन नहीं कर पाएगा इसको। तो क्या बताएं क्वेश्चन कैसा है, धुआं वाला क्वेश्चन है। 140 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हैं दूसरा भाषा में 140 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 कितना बार है 2 बार, यानी 2 के पार 2 लिखेंगे, 5 गुना 7 लिखेंगे, बनेगा कि नहीं। पहला क्वेश्चन हम बना दिए प्रश्नावली 1 पॉइंट कितना का, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में। तो आई होप करता हूँ कि आज की क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत। और जो चैनल पर नया है वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम अगले पार्ट में आपको बेहतरीन और क्वालिटी के साथ आपको कंटेंट दिया जाए। ठीक है, तो मिल गए नेक्स्ट क्लास में, चलिए।